वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। अब क्योंकि ना बहुत ही ये थ्योरेटिकल एरिया है कि इसमें हम बात करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं एलएलपी के, क्या एडवांटेजेस हैं एलएलपी के एलएलपी होने के। बट अब क्योंकि ये थ्योरेटिकल एरिया है, बट आप देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस किस मामले में आ जाती है कि इसके अंदर हम कुछ सेक्शंस को भी रेफर करेंगे। जब इसके हम आंसर को देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एलएलपी के, तो इसके अंदर हम कुछ सेक्शन को भी है वो यहाँ पे कोट करके चलेंगे। अब वो सेक्शन जो है, जब हम किसी सेक्शन को कोट कर लेते हैं, दैट मीन्स कि वो सेक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन रेलेवेंट हो जाता है और आप पाएंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं आपके पुराने एग्जाम्स के अंदर या फिर आपके आरटीपीज और एमटीपीज के अंदर। इवन दो आपके इसी चैप्टर के एंड में जो कुछ टेस्टिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अंदर भी उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा बोरिंग एरिया है, बट आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। मतलब कब पढ़ा सर आपने इसको? जब आप अपने बेसिक्स पढ़ते हो किसी भी कंपनी के, जब आपने 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था तो वहां पे भी आपने इस टाइप की चीजें पढ़ी थी, और जब आपने फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाई की थी वहां पे भी आपने देखा था। तो कुछ खास ऐसा है नहीं। एलएलपी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे? कहा जा रहा है क्या कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट होता है, आर्टिफिशियल लीगल पोर्शन है, कॉमर्शियल कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कुछ होते हैं यहाँ पे डिफाइन किए हुए। बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स को किया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की भी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। एलएलपी के अंदर अलग अलग टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं जो आपने शेड्यूल 2, 3 और 4 में देखा है। ई फाइलिंग करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, और फॉरेन एलएलपी का भी प्रोविजन है। तो बेसिकली कुछ फीचर्स है जो यहाँ पे डिटेल में डिफाइन किए गए हैं। एक बार फटाफट से इस पे नजर मार लेते हैं। आप ये ना समझिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल हो सकता है, बट नो डाउट कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको स्टार्टिंग से बता के चल रहा हूँ कि इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। तो इसलिए आपको हर छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल में कवर करके चलना है, दैट कि कोई टाइप का रिस्क ना रहे आपके एग्जाम में। ठीक है। पहला आता है कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे ही एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट आया, आप किसको उठा लोगे यहाँ पे? आप उठा लोगे बॉडी कॉर्पोरेट को। जैसे ये कह रहा है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आप बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे लेके आ जाओगे। बॉडी कॉर्पोरेट की जब बात करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया वो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि बनाई जाती है कहाँ पे? इस एक्ट के तहत। मतलब कि फॉर्म और इनकॉर्पोरेट की गई है, रजिस्टर की गई है किसमें? इस एक्ट के अंदर, वो एलएलपी होगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 एक इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक ना सेक्शन 2 देखा है, सेक्शन 2 में आपने डेफिनेशंस को देखा, आपने सेक्शन 4 देखा। सेक्शन 4 में बताया गया कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, उसका एलएलपी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये आपका सेक्शन 4 ने बताया। अब सेक्शन 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 बताता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेक्शन 3 क्या कहता है कि एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि अपने पार्टनर से अलग मानी जाएगी। मतलब कि ये एंटिटी जो है ये अलग है, और जो भी इसके पार्टनर्स हैं ये एक अलग है। मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो ये इसी के पार्टनर से इनका रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन को हम एजेंट का नाम देते हैं, बट अदरवाइज ये दोनों क्या है? सेपरेट है। इसकी लाइबिलिटी इसके एसेट्स तक ही लिमिटेड है, ये पार्टनर तक नहीं जाती है। ठीक है। एंड परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि पार्टनर्स आते हैं जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कोई जिंदा भी रहेगा, किसी की मृत्यु भी हो जाएगी, कोई छोड़ के भी चला जाएगा, बट जो ये फर्म है ये चलती रहेगी। पार्टनर्स के होने या ना होने से फर्म के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वही आपका सेकंड पॉइंट है कि परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि एलएलपी कैन कंटिन्यूज इज एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर्स। पार्टनर आपके चेंज हो ना हो, पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर कोई इंसेन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो अपनी आपकी चलती रहती है। ठीक है सर। सेपरेट लीगल एंटिटी अगेन फिर से आया। सेक्शन नंबर 3 इस बात को डिफाइन करके चलता है कि जो फर्म और एलएलपी है ये दोनों के दोनों, मतलब एलएलपी और जो इसके पार्टनर्स हैं ये दोनों के दोनों क्या है? सेपरेट हैं। मतलब एक एलएलपी एक अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि अपने काम को अपने तक ही रखती है। मतलब अपने कामों के लिए, अपनी लाइबिलिटी के लिए खुद ही लाइबल है, अपने पार्टनर्स के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। एलएलपी इज लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। मतलब कि जितने भी उसके एसेट्स होंगे वहां तक एलएलपी खुद ही खुद लाइबल है, बट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने देखा था कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो उनके कंट्रीब्यूशन तक है, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है वहां तक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक है। और एलएलपी की जो लाइबिलिटी है वो टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट, मतलब पूरा एसेट खत्म होने तक जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो एलएलपी को पूरी करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर ऑफ एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी अलोन। मतलब कि ये एलएलपी है,
ये उसका क्रेडिटर है जिसने कि एलएलपी को क्रेडिट दिया है, और ये उस एलएलपी के पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहा जा रहा है कि भैया ये जो तुम क्रेडिटर्स हो ना बेटा, ये तुम इसी से डील करना, जो भी डीलिंग होगी तुम्हारी इस एलएलपी से होगी, भूल के भी ना इस पाले में मत आ जाना। ये क्रेडिटर भाई साहब जो हैं ये भूल के भी इधर नहीं आ सकते, इनसे पैसा रिकवर नहीं कर सकते या इनसे कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं रिलेटेड टू रिकवरी, उसको फर्म तक ही लिमिटेड रहना पड़ेगा। अगला आता है म्यूचुअल एजेंसी, मतलब कि यहाँ पे जितने भी आपके पार्टनर हैं ये लाइबल है किसके लिए, या तो खुद के लिए या तो फर्म के लिए, अदर पार्टनर के लिए लाइबल नहीं है। मतलब कि नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ independent on unauthorized action of the other partners, thus individual partner are shielded from the joint liability created by other partners wrongful business decision or misconduct. In other words, all partners will be the agent of the LLP alone. No one partner can bind the other partner by his act. थोड़ा सा इसको अच्छे समझेंगे क्योंकि ये बार बार इसकी चर्चा होगी। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए ये एक बिजनेस है, ठीक है सर, और ये इसके दो पार्टनर है, कम ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है सर, दो पार्टनर है। चलिए, अब ये इनका जो आपस में रिलेशन है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि ये क्या है, एक प्रकार के एजेंट माने जाते हैं कि भैया ये जो है ना एज अ एजेंट काम कर रहे हैं इस एलएलपी के लिए, जो पार्टनर है ये एज अ एजेंट काम कर रहा है इस एलएलपी के लिए। ठीक है सर, अब ये एज अ एजेंट काम कर रहा है तो भैया एजेंट कुछ काम सही भी कर सकता है और कुछ काम गलत भी कर सकता है। मतलब कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इस बंदे ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अपना बिजनेस ही कर रहा था और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर इससे कोई गलती हो गई, कोई भी एरर या ओमिशन हो गया, बट इंटेंट जो है ना वो सही था, मतलब जानबूझ के कोई गलती नहीं करी है, कोई धोखाबाजी नहीं करी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस इससे गलती हो गई, तो इस एरर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये एलएलपी रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली आंसर इज यस। क्यों नहीं होगा भाई, आपके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है तो अगर कोई भूल चूक कुछ गलती अपराध हो गया तो एलएलपी उसकी जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। बट अगर एजेंट ने, मतलब इस पार्टनर ने कोई ऐसी गलती करी जो विदाउट इट्स अथॉरिटी है, मतलब कि वो काम इसको करना ही नहीं था, इसको कहा गया था मिस्टर एक्स से डील करने के लिए, ये चला गया मिस्टर वाई, मिस्टर जेड या मिस्टर ए, इन लोगों से डील करने के लिए, और वहां पे इसने कोई कांड कर दिया, कोई भूल चूक हो गई, गलती हो गई, तो इस टाइप की गलती के लिए क्या एलएलपी जिम्मेवार होगी? नहीं। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है ये भी कि भैया अगर एलएलपी ने कोई काम आपको दिया है, उस काम के अंदर अगर कोई बवाल हो जाता है तो एलएलपी उसकी जिम्मेदारी लेगी। बट अगर एलएलपी ने आपको कोई काम ही नहीं दिया, आपको उस चीज़ की अथॉरिटी ही नहीं दी, आप बियॉन्ड अथॉरिटी जाके आप पार्टनरगिरी झाड़ रहे हो, बेसिकली आप कह रहे हो कि भैया मैं पार्टनर हूं, मैं तो सब कुछ करूंगा, तो उस केस में अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो उस चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, वो पार्टनर खुद जिम्मेदार होगा, एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी। अब बात आती है इस पार्टनर की, ये बेचारा इनोसेंट सा पार्टनर, ये कह रहा है भाई साहब काम ये कर रहा है, जिम्मेदारी तुम ले रहे हो, अगर ये कोई गलत काम कर रहा है तो जिम्मेदारी तुम नहीं ले रहे हो, मतलब अल्टीमेटली तुम देख लो ना आपस में, तुम्हारे किसी भी रॉन्गफुल एक्टिविटी का, चाहे इंटेंटफुल हो चाहे अनइंटेंशनल हो, मेरे से क्या लेना देना? ठीक है, तो इसकी लाइबिलिटी आएगी क्या? इसकी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि भैया यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी चल रही है, ये बंदा इसका एजेंट है, सही करेगा फायदा एलएलपी को मिलेगा, गलत करेगा नुकसान एलएलपी को मिलेगा, विदाउट अथॉरिटी जाके काम करेगा तो नुकसान ये खुद सहेगा। बट किसी भी सूरत में इस पार्टनर के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि ये इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रह जाता। बहुत बुरा हो गया, वर्स्ट हो गया, ऐसा हो गया कि एलएलपी डूब गई, तो भैया कहाँ तक लायबल होगा? सिर्फ और सिर्फ जितना इसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था वहां तक, उसके अलावा इसकी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। भैया आपस में एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, फर्म के एजेंट हैं, आपस में दोनों का कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर्स का किसी भी कार्य के लिए, किसी की गलत एक्टिविटी के लिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आगे बढ़िए, अगला टर्म आता है एलएलपी एग्रीमेंट। आपको पता है भैया एलएलपी एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट जो है वो बनाने की आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप एक एग्रीमेंट बनाएं, उसके अंदर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एलएलपी। उस आपकी जो एलएलपी एग्रीमेंट होगा उसको आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये एक्ट कि आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, और अगर गलती से आपके पास एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस एक्ट के शेड्यूल 1 को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो बातें लिखी हुई है जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी से रिलेटेड, उसको आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। अगला आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब
बहुत ही प्यारी बातें इसके अंदर लिखी हैं, आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ के रीडिंग इसकी मतलब ये वो एक ऐसा पैरा जिसकी आपको रीडिंग लगानी चाहिए, आपको पढ़ते पढ़ते हंसी भी आएगी, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बारे में कि भैया ये एक लीगल प्रोसेस के तहत बनाई गई है, इसका एक अपना एक्ट है, उस एक्ट में लीगल प्रोसेस लिखा गया है, उस प्रोसेस के तहत ये बनाया गया है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसको कि कपड़े पहना दिए गए, मतलब इसको कपड़े पहना दिए गए हैं विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि ये इंडिविजुअल के रूप में इसको कपड़े पहना दिए गए हैं। अंदर जाके देखोगे तो इंसान है नहीं, व्यक्ति कोई है नहीं, बट एक ये आर्टिफिशियली बनाया गया एक व्यक्ति है जो कि एक एक्ट के तहत माना जा रहा है, ठीक है जी। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, मतलब कि कोई भी एक नेचुरल पर्सन जो एक काम कर सकता है वो काम ये हमारा एलएलपी भी कर सकता है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स, क्या कि इसको आप जेल भेज सकते हो क्या, नहीं। जब जेल भेजने की बारी आएगी आप किसको पकड़ोगे, पार्टनर को। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप पार्टनर को जेल भेजोगे। अगर कोई कसम खानी है तो कौन खाएगा, पार्टनर खाएगा, एलएलपी नहीं खा सकता। अगर शादी करनी है तो क्या शादी एलएलपी कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली बात है, जब शादी नहीं कर सकता तो क्या डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स भी नहीं हो सकता। किसी सीए की तरह या किसी भी प्रोफेशनल की तरह क्या ये प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या कोई डिसीजन या कोई एडवाइस दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो ये इंसान के रूपी में एक तैयार किया हुआ पुतला है जो कि इंसान की तरीके से दिखता तो है, एक एक्ट के अंदर इसकी मान्यता तो मिलती है, लेकिन किंतु परंतु ये एक इंसानों वाली हरकतें नहीं कर सकता। एलएलपी इज अ इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमॉर्टल, मतलब कि आप इस एक्ट के अंदर इसको डिसॉल्व तो कर सकते हो लेकिन ये मर नहीं सकता। मतलब जैसे कहते हैं कि मृत्यु हो सकती है, क्या गोली मारोगे क्या मर जाएगा, नहीं। चाकू मारोगे मर जाएगा, नहीं। तो उस एंगल से कहा जा रहा है कि ये इमॉर्टल है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फिक्टिशियस बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट, मतलब ये काल्पनिक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक ये नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है, क्योंकि इस एक्ट के तहत ये एग्जिस्ट करता है, इसकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। अगला आता है कॉमन सील। कॉमन सील बेसिकली क्या है कि एक किसी भी कंपनी के अंदर या एलएलपी के अंदर कहा जा रहा है, यहाँ पे जैसे कंपनी में तो आपने देखा ही कॉमन सील होता है, वैसे एलएलपी के लिए कहा जा रहा है कि भैया एलएलपी का भी ना एक कॉमन सील हो सकता है। पर क्या ये कॉमन सील मैंडेटरी है, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। कहा जा रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको लगता है तो आप एक कॉमन सील रख सकते हो, और वो कॉमन सील ऑब्वियसली किसके पास रखोगे, किसी ना किसी कस्टडी में रखोगे, किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के क्या रहेगा, कस्टडी में रहेगा, जिसको संभाल के रखेगा। और इसको यूज कब किया जाएगा, कॉमन सील का मतलब क्या हुआ, ठप्पा। कॉमन सील का मतलब क्या है, मोटा मोटा स्टैंप, जो आपका स्टैंप है दैट इज योर कॉमन सील, जिसको कि आप रख सकते हो, विच इज नॉट मैंडेटरी ऑन यू, मैंडेटरी नहीं है, एक ऑप्शन है जो कि आपको प्रोवाइड करता है, और उसको आप यूज कर सकते हो कहां पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के प्रेजेंस में आप उस कॉमन सील को यूज कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज बता के चल रहा हूं यहां पे कि आपको ध्यान क्या रखना है कि एलएलपी के अंदर जब बात होगी ना, तो वहां पे कुछ बातें होंगी जिसमें वर्ड यूज होगा पार्टनर पार्टनर पार्टनर, और कुछ बातें होंगी जहां पे वर्ड यूज होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अभी डिफरेंस आपको जब सेक्शन 7 पढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट द पॉइंट इज कि बोथ आर नॉट सेम। आप ये ना माने कि जहां पार्टनर लिखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर लिखा है क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप जब आंसर राइटिंग भी करेंगे तो आपको इसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन जब आप पेनल्टी प्रोविजंस भी देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि किसी सूरत में पार्टनर से पेनल्टी लग रही है, किसी सूरत में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पे लग रही है, तो बोथ आर डिफरेंट। तो वही जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 डीपी की प्रेजेंस में इस कॉमन सील को यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे डीपी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, नॉट द पार्टनर, ठीक है। चलिए जी, तो दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर कोई एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है। सेक्शन नंबर 14 का क्लॉज सी आपको ये बात बता के चल रहा है। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी हम पीछे देख चुके हैं भैया, जो हमारा पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, वो एज अ एजेंट काम कर रहा होता है एलएलपी के लिए और किसी और पार्टनर के लिए काम नहीं कर रहा होता। सेक्शन 26 इस चीज़ की पुष्टि करता है, डिटेल हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है जी। जो हमारी पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड है, जहाँ तक उसका कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन तक ही वो लिमिटेड रह जाएगी। कंट्रीब्यूशन जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है और दोनों रूप में हो सकता है। ये बात भी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि भैया कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर सकता है पार्टनर। तो कंट्रीब्यूशन करने की वैरायटी है, वो टेंजिबल भी कर सकता है, इंटेंजिबल भी कर सकता है, कुछ काम कर सकता है, कोई सर्विसेज दे सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ला के दे सकता है, अलग अलग फॉर्म में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। द पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ही वो कहला जाएगा, बट उसको हमें कैसे लेके आना होता है, उसको हमें मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट्स ऑल, ठीक है सर। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। लिमिटेड लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या है,
द प्रोफेशनल लाइक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल अफ्रेड, बेचारे जो शरीफ लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग होते हैं, डरते थे कि भैया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होगी, कल को कोई खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई, कुछ दिक्कत आ गई तो ये तो हमारा घर बेच खाएंगे, जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो हमारे घर बेच लेंगे यहाँ पे। तो उस केस में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए कहा गया कि भैया एक एलएलपी का कॉन्सेप्ट लेके आओ, जिसके तहत जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे वो भी एलएलपी बना पाएंगे और उसके बेसिस पे वो धंधा कर पाएंगे, अपना बिजनेस, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। नाउ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो जो हमारी एलएलपी है इसके बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? ऑब्वियसली पार्टनर। ऑब्वियसली कौन करेगा? पार्टनर करेगा। मतलब कि मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? पार्टनर को दी गई है। पर ध्यान रखना, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। मतलब कि अगर कोई कंप्लायंसेस का खेल है, अगर कोई कंप्लायंसेस की बात हो रही है तो वो कौन कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट अगर मैनेज करने की बात कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, तो उसमें कौन आएंगे? सारे के सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी सारी की रजामंदी के साथ ही इसको मैनेज किया जाएगा। बट लीगल कंप्लायंसेस, कोई फॉर्मेलिटीज या कोई भी ऐसी एक्शंस लेने हैं तो वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगेन मैं कह रहा हूं ये आपको आगे चल के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी थोड़ा सा इसमें धुंधलापन है तो उसको आप रहने दें, उससे बिल्कुल ना डरें। ना मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो भैया एलएलपी के अंदर एटलीस्ट कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। एटलीस्ट कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। और कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? तो वो भी कितने होने चाहिए? 2। वो भी कितने होने चाहिए? 2। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके अंदर से एक जो होगा वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा इंडिया के अंदर। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि साहब एक जो आपका एलएलपी है ना, इस एलएलपी के अंदर पार्टनर भी होंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होंगे। पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कितना होने चाहिए? 2 इंडिविजुअल होने चाहिए, बात खत्म। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर भी 2 होने चाहिए, लेकिन एक जो होगा ना वो क्या होना चाहिए? वो आपका रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है वो आप आगे चल के पढ़ोगे। रेजिडेंट का मतलब वो है जो कि इंडिया में रहा हो 120 दिन से ज़्यादा, 120 डेज से ज़्यादा का जिसका इंडिया में प्रेजेंस होगा, वो आपका रेजिडेंट माना जाता है एज पर दी एलएलपी एक्ट। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट या कोई और एक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 120 दिन वाले को हम रेजिडेंट मान के चलते हैं। और एक व्यक्ति, 2 में से एक व्यक्ति आपका कम से कम क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। और एक और चीज़ ध्यान क्या रखनी है कि यहाँ पे वर्ड लिखा है इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहां पे क्या लिख रहा है? एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स। इंडिविजुअल लिखा है क्या? नहीं। बट यहां पे एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इसका सर क्या मतलब निकल के आता है? तो भैया पार्टनर, एलएलपी का पार्टनर जो है ना वो कौन हो सकता है? कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। डेजिग्नेटेड जो पार्टनर है वो भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए आपको वहाँ पे इंडिविजुअल का होना जरूरी है। मतलब कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगा ना तो बॉडी कॉर्पोरेट का जो नॉमिनी होगा, बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट को हम इंडिविजुअल पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं मानेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट जब कोई पार्टनर बनेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, तो हम कहेंगे इस बॉडी कॉर्पोरेट का जो नॉमिनी है, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। और अगर कोई इंडिविजुअल है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई पार्टनर बनता है तो बन सकता है, कोई आवश्यकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डेजिग्नेटेड के लिए हमें इंडिविजुअल ही चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि हमें चाहिए मनुष्य। हमें क्या चाहिए? बेसिकली हमें चाहिए मनुष्य चाहिए। अब मनुष्य का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य होगा तभी तो एक्ट कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा, साइन कर पाएगा, मीटिंग्स कर पाएगा, ये सारी चीजें कर पाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट तो क्या एक तरीके से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गई। तो इसलिए हमें 2 व्यक्ति की जरूरत है, 2 इंसान की जरूरत है। अब 2 इंसान का मतलब क्या हुआ कि 2 इंसान होंगे तभी तो वो एक्ट कर पाएंगे, एक तरीके से उसको रन कर पाएंगे एलएलपी को। तो इंसान कैसे हो सकता है? इंसान या तो खुद पार्टनर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो बॉडी कॉर्पोरेट के केस में बोलेंगे कि भैया तुम एक नॉमिनी बताओ, उस नॉमिनी को हम डीपी की तरीके से यूज करेंगे अपने एलएलपी के अंदर। ठीक है, तो ये डिटेल डिस्कशन थी, आगे ये आएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है और बहुत डिटेल में आएगा। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक है, बट आगे इस चीज़ को देखेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया कि ये चीज़ आपको माइंड में रहनी चाहिए, जब आप आगे देखें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी ना लगे। आइए जी, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर्स हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी एलएलपी को, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करके। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो आएगी नहीं ना, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? कोई भी नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई इंसान होगा। तो रीजनल डायरेक्टर हो सकता है, आरओसी हो सकता है, या कोई और थर्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी हो सकती है जिसको वो अपॉइंट करेगी कि जाओ भैया इन्वेस्टिगेशन करो, ये एलएलपी लग रहा है कि कोई
कांड कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, कोई परेशानी है इसके अंदर, तो आप जाके इसको चेक करें। नाउ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि भैया किसी भी एलएलपी के अंदर अगर कुछ सही ना चल रहा हो, एलएलपी के अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, तो उनके क्रेडिटर्स के साथ या फिर किसी के साथ भी आपको अलग अलग प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट। ठीक है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी विवाद है, तो उसके इसमें सेटलमेंट की अगर आवश्यकता पड़ रही है तो सेटलमेंट भी किया जा सकता है। अगर कोई मर्जर या अमलगमेशन करने की जरूरत पड़ रही है तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए जो भी हमारे प्रोविजंस हैं एलएलपी एक्ट के वो फॉलो होंगे। क्या प्रोविजन सर आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आप आगे चलेंगे तो आपको प्रोविजंस भी पढ़ने को मिलेगा। डिटेल में वहां पे देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की सिचुएशन में किस टाइप के प्रोविजंस दिए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको एक कहा जा रहा है कि ये फैसिलिटी भी एक टाइप का फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एलएलपी का, जो कि इसके अंदर मौजूद है, इस एक्ट के अंदर मौजूद है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, क्या कन्वर्जन अलाउड है? तो हमने देखा हाँ सर, फर्म कन्वर्ट हो सकती है, शेड्यूल 2 में लिखा है। प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, शेड्यूल 3 उसके ऊपर गवर्न करता है। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो भी अलाउड है कन्वर्ट होने के लिए, शेड्यूल 4 उसको गवर्न करता है। तो बेसिकली 3 शेड्यूल है हमारे पास, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों शेड्यूल जो है वो आपकी कन्वर्जन से रिलेटेड बात करते हैं। तो मतलब इसका प्रोविजन भी आपका एग्जिस्ट करता है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो भैया आज के टाइम पे तो सब कुछ ई फाइल ही होता है, मतलब कि मैनुअल फाइलिंग तो कुछ रह नहीं गया। तो इसलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि भैया जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस एक्ट के अंदर, वो आपको फाइल करने होते हैं किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। वो आपको फाइल करना होता है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। और वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कोई मैनुअल फॉर्म है आप भर के देके आओगे रजिस्ट्रार को, नहीं जी, वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करोगे। फाइल जो करेंगे वो हम किसके पास करेंगे, तो हमने देखा कि एमसीए है, और एमसीए के अंदर कौन है हमारा, आरओसी। तो इसकी जो वेबसाइट है वो कौन सी होगी, एमसीए की वेबसाइट www.mca.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाओगे और अपने आरओसी के अंडर उस डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, ई फाइल करोगे। ई फाइल करने के लिए आपको उसको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ऑथेंटिकेट। क्या करने की जरूरत पड़ेगी, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या हुआ, उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है तो आपके हस्ताक्षर भी कैसे होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, जिसको आप डिजिटल सिग्नेचर भी कहते हो। डीएससी के फॉर्म में आप साइन करोगे, ऑथेंटिकेट करोगे। ऑथेंटिकेट किसके द्वारा किया जाएगा, पार्टनर के द्वारा या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या दिखेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको रखा जाता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को। तो हमेशा जो ऑथेंटिकेशन होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा की जाएगी। नाउ फॉरेन एलएलपी क्या है, क्या इसका प्रोविजन है एलएलपी एक्ट के अंदर, तो बिल्कुल जी, फॉरेन एलएलपी का भी हमारा प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर। क्लॉज एम में हमने डिफाइन किया था कि फॉरेन एलएलपी क्या होती है। वो एलएलपी जो कि फॉर्म, इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड जो है वो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन जो एस्टेब्लिश हुई है वो कहाँ हुई है, उसका जो पॉम है, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ पर है, वो हमारा विद इन इंडिया है। तो ऐसी एलएलपी को हम फॉरेन एलएलपी कहते हैं। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। ये एक और चीज मैंने बताई आपको, पीछे भी हमने देखा था ना कि एक बिजनेस है, इसके अंदर इसका जो पार्टनर होगा वो कौन हो सकता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉरेन एलएलपी आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है सर। तो मतलब कि एक बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक फॉरेन एलएलपी जो है वो भी पार्टनर बन सकता है। बट क्या ये फॉरेन एलएलपी जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, बताएं, ये सवाल है आपसे। क्या ये जो हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है या हमारा जो फॉरेन एलएलपी है या जो फॉरेन कंपनी है, क्या वो डीपी बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? गिव मी योर आंसर। द आंसर इज यस, बन सकता है। लेकिन उस केस में उसका जो डीपी होगा वो कौन होगा, उसके द्वारा अपॉइंट किया हुआ नॉमिनी। जो नॉमिनी होगा उसको हम डीपी कहेंगे, वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारा डीपी नहीं होगा। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी फीचर्स, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी, जो कि हमने इन डिटेल इसको कवर किया। नाउ देयर आर 5 एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी एज वेल। एलएलपी को फॉर्म करने के, एलएलपी को स्टार्ट करने के, एलएलपी को खोलने के लिए हमारे पास 5 उसके एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस हम पीछे कवर कर चुके हैं, फटाफट से एक नजर मारते हैं इसके ऊपर कि भैया एलएलपी जो है एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर उसको ऑर्गेनाइज या ऑपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन दी एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट ही उसका एक तरीके से बाइबल है, गीता है। एग्रीमेंट को फॉलो करना है, बात खत्म। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप चला सकते हो। एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज की देता है कि आप बिना किसी डिटेल्ड लीगल या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किए हुए भी एलएलपी को रन कर सकते हो। मतलब कि कोई रिजिडनेस नहीं है, कोई यहाँ पे आपको बांधा नहीं जा रहा है कि आपको एलएलपी ऐसे ही चलानी है। आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना एग्रीमेंट आप जिस तरीके से बनाओ, जिस तरीके से बिजनेस रन करना चाहो उस तरीके से आप रन कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपको रिजिडनेस या किसी भी टाइप की आपको प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में उलझाया नहीं जाता है।
नाउ इजी टू फॉर्म मैंने आपको बताया था, इसकी कंप्लायंस कॉस्ट काफी सस्ती होती है और इसको मतलब इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर भी है वो भी काफी क्या है, सिंपल है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका प्रोसेस भी देखने को मिलेगा आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो बेसिकली एज कंपेयर टू कंपनी इनकॉर्पोरेशन आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेशन जो है वो ज्यादा आसान माना जाता है। हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो दिस इज अगेन दी एडवांटेज कि भैया जो पार्टनर्स हैं जो इसको इनकॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं उनके दिमाग में ये फ्रीडम है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही डूबेगा ना, उसके अलावा हमारा घर बेच के तो कोई नहीं खाने वाला। इनकेस कुछ गलती हो चुक अपराध हो भी गया तो भी हम लुट नहीं जाएंगे, बर्बाद नहीं हो जाएंगे, हमारा घर नहीं बिकेगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो प्रोविजन है वो एक अच्छी फ्रीडम और एक तरीके का बेनिफिट देता है कि उसको हमारे पार्टनर्स को। एंड ईजी टू डिसॉल्व, मतलब खुदा ना खास्ता भगवान ने ना चाहा और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें इसको बंद करना पड़ रहा है, हमें इसको अगर बंद करना पड़ रहा है तो वो बंद करना भी काफ़ी आसान है। आराम से आप इसको बंद कर सकते हो, बंद करने में कोई प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होंगी। जो मतलब इसकी जो स्टेप्स हैं क्लोजर के, डिसोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो भी अगेन कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर दी फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंजॉय करता है एक एलएलपी और एलएलपी होल्डर। तो ये आपको इन शॉर्ट आपको क्रिस्पली समझ में आ गया होगा। चलिए जी, लेंगे छोटा सा ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू।